गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2015 के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे पहले 2024 एनुअल एग्जामिनेशन, 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन, 2022, 2021, 19 और 18 के सभी एनुअल एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री के प्रश्नों का हल जो है सो PYQ सीरीज़ आपको इस चैनल पर करवा दिया गया है। यदि आप चैनल में नए हैं, इन वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियोस जो PYQ सभी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का हल मस्ट है, सो आप देख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2015 के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक वॉच करें। वॉच करने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे साझा कीजिए, है ना। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न जो है इसमें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है एनुअल एग्जामिनेशन 2015 का हम बात कर रहे हैं। ये बिहार बोर्ड का प्रश्न है केमिस्ट्री का। अब मैं चूंकि बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के प्रश्नों का हल करवा रहा हूँ, तो ये मत आप सोच के चलिए कि सिर्फ ये बिहार बोर्ड के लिए ही काम आएगा, है ना। बिहार बोर्ड के लिए ही काम आएगा ऐसा कभी भी मत सोचिए। आप CBSE से भी हैं तो भी आपको ये चीज़ है सो ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। या आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं या फिर वनडे एग्ज़ाम या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि इफ़ 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। तो ये प्रश्न जो है सो वो रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। तो यदि आप देखेंगे क्या बोला गया है कि 96,500 है ना, 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी किससे पास करवाया जाए? CuSO4 के सॉल्यूशन थे। तो कितना जो है कॉपर लिबरेट करेगा, जो कॉपर है वो कितना लिबरेट करेगा, है ना, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो देखिए 96,500 कूलम जो है वो इक्वल होता है 1 फराडे के। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि 1 फराडे कितने के बराबर होता है। तो 1 फराडे जो है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। और जब इतना इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो 31.76 ग्राम कॉपर क्या होगा? लिबरेट होगा। लिबरेट होने का मतलब क्या होगा? लिबरेट होने का मतलब होगा कि जमा होगा। क्या होगा? जमा होगा, या डिपॉजिट कह सकते हैं कि डिपॉजिट होगा, है ना। क्रेडिट डिपॉजिट आप लोग तो जानते होंगे। डिपॉजिट होगा कितना? 31.76। लिबरेट का मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, क्लियर होगा प्रश्न। ये प्रश्न क्लियर होना चाहिए। ये प्रश्न रिपीटेड है, इसका सॉल्यूशन हम काफ़ी अच्छे से करवा चुके हैं। तो फर्स्ट का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि द शेप ऑफ XeF4 यानी जेनन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका सबसे क्या निकालेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो X का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू जो यहाँ जेनन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। और टोटल जो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4। कोई भी माइनस नहीं है तो 0, कोई भी प्लस नहीं है तो 0, है ना। तो देखिए 1/2 गुने 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो 6 बचेगा। 6 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3d2। देखिए एक sp3 और d2 सबको जोड़िएगा, 2 3 5 और 1 6। 6 के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसमें देखिए कि बॉन्ड पेयर कितना है, यानी बॉन्डिंग के लिए कितना जो एटम अवेलेबल है? 4। तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? वो 4 होगा। इसी से निकालेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकलेगा? लोन पेयर निकलेगा कि टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर निकला है 6, उसमें से बॉन्डिंग को घटा देंगे, यानी बॉन्डिंग कितना है? 4। तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 निकला लोन पेयर। अब देखिए इस बात को समझिए कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो और बॉन्ड पेयर इसमें यानी बॉन्डिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन 4 हो और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन 2 हो, तो जो स्ट्रक्चर बनता है
वो बनता है स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर। कैसे? तो देखिए बीच में जेनन एटम चल जाएगा, इधर एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, ऐसे है ना, 4 फ्लोरीन 4 डायरेक्शन में, और इसको जब मिलाएंगे तो इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये स्क्वायर बन गया। और जो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर की ओर और एक लोन पेयर नीचे की ओर, ये लोन पेयर ऐसे। तो ये जो है वो जेनन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। क्या होगा? कैसा स्ट्रक्चर है? रेगुलर में देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसा है, स्क्वायर प्लेनर होगा, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर प्रश्न का वो बी होगा, स्क्वायर प्लेनर। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो देखिए ऑप्शन में यदि आप देखिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड पहले कहते किसको हैं? ऑप्शन तो ए नंबर सही है यहाँ पे। क्यों सही है? तो लेविस एसिड कहते किसको हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो। लोन पेयर क्या करें? एक्सेप्ट करें। क्या करें? एक्सेप्ट करें, है ना। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करने का मतलब कि लोन पेयर जो ग्रहण करता हो। देखिए 2 बात है कि एक कंपाउंड जो लोन पेयर किसी को देता हो, आसानी से देने वाला, किसी को लोन पेयर अपना लोन पेयर किसी को देगा तो उसको बोलते हैं क्षार यानी बेस बोलते हैं। और जो दूसरा का लोन पेयर ग्रहण करेगा उसको बोलते हैं एसिड। तो ग्रहण करने के लिए क्या है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखिए इसका जब स्ट्रक्चर बनाइएगा ना BF3 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ऐसा बनाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर बनाएगा। और चूंकि जो बोरॉन और फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। कैसे? तो जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन अपने तरफ खींचता है। क्या करता है? खींचता है। क्या करता है? खींचता है। सर जब फ्लोरीन जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, क्या इलेक्ट्रॉन का जो बादल है, उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या कर देगा? ये घटा देगा, कम कर देगा। जब कम कर देगा तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता इसके पास क्या होगा? अधिक होगा। यदि ये सभी इसके अंदर, इसके पास से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ अपने तरफ खींच लेंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता क्या होगा? अधिक हो जाएगा। और जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता बढ़ेगा, वो क्या होगा? एक प्रकार से इसकी एसिडिक जो कैपेसिटी है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जो लोन पेयर ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर जो जितना अधिक एक्सेप्ट करेगा वो उतना एसिडिक होता है। किसके अनुसार सर? तो लेविस के अनुसार सर, है ना, लेविस के अनुसार। इसीलिए लेविस एसिड होने के लिए क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर शब्दों में सुन लीजिए कि ऑल लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड लेविस एसिड। एक्सेप्टर मतलब ग्रहण करने वाला, हिंदी में बोल दे रहे हैं कि लोन पेयर ग्रहण करने वाला को लेविस एसिड कहते हैं, और लोन पेयर दान देने वाला को लेविस भस्म या क्षार कहते हैं। तो यहाँ सबसे जो मजबूत होगा वो कौन होगा? ये होगा। सभी तो लेविस एसिड ही हैं, लेकिन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? तो सर BF3। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन क्या करता है? बोरॉन का एटम को अपने तरफ खींचता है, तो यहाँ वैकेंसी बन जाता है, खाली जगह बन जाता है। क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रश्नों को इसी तरीके से आप यदि तर्क के साथ याद रखिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको भूल जाने की स्थिति में भी आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, इन केमिकल इक्वेशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर डिपेंड ऑन। तो यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन था वो मिसिंग हो गया है ना। यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन मेरे हिसाब से लगता है कि अगर H2 + I2 रहता, ये प्रश्न चूँकि क्या है कि ओरिजिनल क्वेश्चन से है सो स्कैन करके कन्वर्ट किया गया है, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो यहाँ पे फॉर्मूला था उसको ये रीड नहीं कर पाया, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये चीज़ होना चाहिए था कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनाएगा तो जो इसका रिएक्शन कांस्टेंट आर है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यदि ऐसा रहता तब का बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन रहता तब इसका उत्तर जो होता वो क्या होता? टेम्परेचर होता, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कब? फिर से मैं बता रहा हूँ, इस इक्वेशन या यहाँ इक्वेशन मिसिंग है, ये गलत है।
इसके जगह पे क्या होता, इन केमिकल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, H2 + I2 गिव्स 2HI, है ना। तब जो है इसका उत्तर टेम्परेचर पे डिपेंड करता कौन, R यानी रिएक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी R डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है लेकिन इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, हम जिस इक्वेशन के लिए कहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, इफ़ द रेशियो, देखिए कुछ प्रश्न इसमें क्या है कि थोड़ा सा स्कैन करने टाइम जो है वो मिस रीड हो गया है, तो मिस रीड होने के कारण क्या है, इक्वेशन सही से नहीं आया इस प्रश्न में। 5 नंबर को देखिए, इफ़ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट ये देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी एक अभिक्रिया के लिए जो रेट है वो दिखाया गया है, रेट इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन होल स्क्वायर और बी का कंसंट्रेशन ऐसा है, तो इसका जो है ऑर्डर क्या होगा, यानी दर क्या होगा, अभिक्रिया का दर क्या होगा। ठीक है, तो पावर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है यानी दर जो होता है अभिक्रिया का, वो किस पे डिपेंड करता है, डेफिनेशन सुन लीजिए कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, उसका ऑर्डर। तो देखिए ए का पावर कितना है 2 और बी का पावर कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब इसका ऑर्डर निकालेंगे तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, कितना निकलेगा ऑर्डर 3। यदि किसी अभिक्रिया का रेट इस इक्वेशन से दिखाया गया है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। कैसे जोड़ें सर, तो ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्लस बी रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन का पावर है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सिंपली यही करते हैं, जैसे मान के चलिए किसी अभिक्रिया का रेट ऐसा दिया हुआ रहेगा कि सर के ए और बी, तो दोनों में अगर एक एक रहेगा, इसका ऑर्डर पूछ ले तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, है ना। उस तरीके से यहाँ कितना है 2 और 1 3 होगा, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी अभिक्रिया का यदि रेट इस इक्वेशन के फॉर्म में रहे तो उस जो अभिक्रिया का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ए का पावर 2 है और बी का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर, बातें सभी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इफ़ 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी, मोलारिटी का बात बोला है कि इसका मोलारिटी कितना होगा। देखिए प्रश्न को समझिए कि यदि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके 200 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है ना, 200 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है तो इसका मोलारिटी क्या होगा। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालिए, क्या निकालिए सर, मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH का मोल्स निकालिएगा तो क्या होता है कि मास लिखेंगे इज डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है सर, 2 ग्राम यहाँ पे गिवन है 2, और NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो जो निकल के आएगा वो आएगा 0.05। ये बात क्लियर हो गया कि NaOH का कितना मोल्स है सॉल्यूशन में, तो 0.05 मोल्स है उपस्थित सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मोलारिटी निकालेंगे इससे तुलना करके, मोलारिटी यानी M निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय का मोल्स और विलायक की मात्रा यानी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ करेंगे तो कितना निकाले थे मोल्स, तो मोल्स निकाले थे सर 0.05, और जो इसका लीटर होगा यानी कि कितना सॉल्यूशन है 200 ml, तो 200 ml को जब लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.2 लीटर होगा। क्या हम बोल रहे हैं कि सर 200 ml को लीटर में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.2 लीटर होगा, तो 0.2 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना कटेगा, इसको इससे काटिएगा, जैसे यहाँ 2 डिजिट के बाद 1 0 लगा के इसको हटा दीजिए डेसिमल को, तो 5/2 आएगा, यानी कि इसको जब काटिएगा तो कितना निकलेगा 0.25, कितना निकलेगा 0.25। क्लियर है, क्या निकाले सबसे पहले, तो सबसे पहले सर NaOH का मोल्स निकाले, NaOH का मोल्स, तो सॉल्यूशन में NaOH कितना था 0.05 मोल्स था,
ठीक है। उसके बाद निकाले सर मोलारिटी, तो मोलारिटी निकालने का मतलब है कि NaOH का मोल्स बटा सॉल्यूशन यानी लीटर में। तो 200 ml था, ml है सॉल्यूशन, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 लीटर होगा। इसको आप जब सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो 0.25 मोलारिटी इस 2 ग्राम NaOH का निकल के आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो ए सही होगा। इतना याद रखिए कि 2 ग्राम NaOH यदि 200 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है तो उसका मोलारिटी कितना होगा, 0.25। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन जो है निम्नलिखित में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनाता है, HCl जो है वो नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। जैसे अमोनिया कैसे बनाता है ये बात हम बता देते हैं। अमोनिया ऐसे लिखिए, एन स्ट्रक्चर बनाइएगा अमोनिया का, है ना, NH3 यस, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। NH3, ये NH3 हम कितना बार लिखे, 1 2 3 बार। तो इसके बीच में बॉन्ड बनता है, किसके बीच में, इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में। यहाँ पे बनेगा इसके बीच में, है ना, इधर बनेगा इसके बीच में। तो ये जो बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड जो दिख रहा है ना, डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट ही डॉट से करते हैं। तो डॉट से जो दिखाया गया बॉन्ड है जो काफ़ी कमज़ोर है, इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही है, साथ ही जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर जो है आप देखिएगा H2O, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, H2O ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, H2O ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। यहाँ पे H कर देते हैं। तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, डॉट इसके बीच में। तो इस तरीके से लाखों करोड़ों जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। किसके बीच, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, है ना। तो वाटर भी फॉर्म करता है। उसके अलावा अगर हम देखें HF का बात करें तो HF भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनाता है, इसके बीच में, इसके बीच में इस तरीके से आगे बनाते जाता है ना। तो ये जो डॉटेड बॉन्ड है वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो याद रखिएगा आप कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन, HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, बाकी 3 बनाता है। ये भी याद रखिएगा। ये मान के चलिए प्रश्न को रिपीट कर दे, ऐसा उल्टा कर दे कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये 3 में से किसी का भी शकल वहाँ दिख गया तो आपको क्या करना है, टिक करना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो हीलियम का जो मेन सोर्स है वो मोनोजाइट होता है। मोनोजाइट क्या है, अल्कली मेटल्स का अयस्क होता है, जो कि एक ये थोरियम का भी अयस्क होता है ना। मोनोजाइट थोरियम का भी अयस्क होता है जो कि रेत में पाया जाता है। आपको याद होगा कि जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट मतलब कौन वाला, जो इंडिया का मैप आप लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे गुजरात साइड, तो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट में जो समुद्री तट पे बालू पाया जाता है ना, उस बालू में मोनोजाइट पाया जाता है। और मोनोजाइट से ही जो हीलियम है जिसका सिंबल He होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी परमाणु संख्या 2, और परमाणु भार जो है इसका 4 होता है। तो ये हीलियम जो है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मोनोजाइट से। कहाँ से, मोनोजाइट से। हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस या नोबेल गैस हम लोग कहते हैं, ठीक है, नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो जो हीलियम है वो मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। पूछा गया है एलिमेंट होना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो जिंक एक एलिमेंट है लेकिन सॉलिड में मिलता है, जिंक लैब में आप देखे होंगे स्टील जैसा। मरकरी एक एलिमेंट है और यही जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो Hg है वो कैसा होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कैसा, द्रव्य में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको एलिमेंट कहना
एलिमेंट तो कह सकते हैं, लेकिन डायमर फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिकुलर फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में। कैसा? Br2। और वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये भी लिक्विड होता है, लेकिन ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर में है, ये भी मॉलिक्यूलर में है। ये एलिमेंट था और ये एलिमेंट था, तो ये तो सॉलिड हो गया, यही लिक्विड होगा। मरकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, पारा या पारद, पारद, जो कि थर्मामीटर में भरा जाता है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर या लैब वाला थर्मामीटर, जिसको हम लोग तापमान मापने के लिए यूज करते हैं, उसमें पारा भरा जाता है। और ये जो है वो कमरे के ताप पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी क्या है? एक धातु है। ये भी याद रखिएगा कि एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, उसको मरकरी कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। सबसे कमज़ोर बेस जो यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन जो होगा वो डी। इसी प्रश्न को समझिए कि बेस, सबसे कमज़ोर बेस का मतलब क्या, कि यहाँ सभी में, सभी के पास, नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। तो 3F अगर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाए, 3F इस नाइट्रोजन से जुड़ जाए, तो चूंकि नाइट्रोजन से फ्लोरीन क्या है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा? डेंसिटी यानी क्लाउड, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का बादल है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेस कहते किसको? क्षार कहते किसको? सर लेविस क्षार। तो लेविस क्षार उसको कहते हैं जो दूसरा को इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से डोनेट कर सकता हो। तो बताइए, सारा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फ्लोरीन खींच लिया, तो दूसरा को डोनेट करने के लिए यहाँ उपस्थित रहेगा? नहीं सर, कम उपस्थित है। तो अगर जितना कम उपस्थित होगा उतना कमज़ोर बेस होगा, वो उतना कमज़ोर होगा। लिस्ट यानी कि क्या होगा? लिस्ट का मतलब कम बेसिक, कम बेसिक होगा। जितना कम यहाँ उपस्थित रहेगा उतना कम होगा। हाँ, यहाँ जितना ज़्यादा उपस्थित रहता उतना ही ये ज़्यादा बेस होता। जैसे अमोनिया, उदाहरण में लीजिएगा, अमोनिया अगर रहता तो इसमें सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे उपस्थित रहता, इसीलिए अमोनिया क्या है? एक बेस है, बेस है यानी क्षार है। और ये अमोनिया क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। क्या कर देता है सर? रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एक क्षार है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे जो लिस्ट है, सभी तो बेस ही हैं, ये भी बात ध्यान रखिए, सबके सब यहाँ बेस है यानी क्षार है, लेकिन सबसे कमज़ोर जो क्षार है वो ये है। मजबूत और कमज़ोर का बात करेंगे ना, तो सबसे जो कमज़ोर है वो ये है। क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, H2SO4 इज़ ए। जो H2SO4 है वो क्या है? तो सर एक एसिड है, अम्ल है। इसका नाम क्या है सर? तो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है सर? सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो प्रश्न काफ़ी समझिए कि एकदम रसगुल्ला सवाल हो गया। ये एक एसिड है, H2SO4 क्या है? एसिड है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एसिड कहते किसको हैं? जो अपने एक्वस यानी जलीय घोल में घुल के H+ आयन देता हो। तो H2SO4 को जब जल में घोलिएगा तो 2H+ आयन में टूटता है, प्लस SO4 पे 2- यानी सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटता है। चूँकि H2SO4 2H+ आयन देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। क्या? द्विभस्मीय, क्या बोलेंगे? द्विभस्मीय अम्ल कहेंगे, है ना, डाइबेसिक एसिड कहेंगे। तो H2SO4 जो है वो क्या होगा? एक एसिड होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 12 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल किसको कहते हैं? तो जो आयरन का कलर होता है ना, आयरन सल्फेट का कलर वो ग्रीन होता है, इसीलिए इसको हरा थोथा कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे हरा थोथा क्या बोलते हैं? हरा थोथा। जो आयरन सल्फेट है, लोहा का सल्फेट होता है, उसका रंग होता है हरा, और इसीलिए इस सल्फेट को बोलते हैं हरा थोथा या ग्रीन विट्रॉल। इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रीन विट्रॉल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल यानी नीला थोथा। ब्लू विट्रॉल यानी कि नीला थोथा किसको बोलेंगे सर? कॉपर सल्फेट वाला को। ठीक है,
ये जो CaSO4.2H2O दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम का नाम आप सुना होगा। तो ये जिप्सम है। और अगर यहाँ 2H2O था, अगर यहाँ पे CaSO4.12H2O अगर रह जाता तो इसको बोलते सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। POP जिसको हम लोग बोलते हैं, POP मरवा रहा है वो अपने दीवार पे, पुटी जिसको हम लोग कहते हैं ना, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता। और ये क्या है? जिप्सम है ना। क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या बता रहे हैं, ये इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, और इसको बोलते हैं क्या? जिप्सम। यदि आपसे सफ़ेद थोथा पूछा जाता तो ZnSO4.5H2O। जिंक का सल्फेट को हम लोग बोलते हैं वाइट विट्रॉल यानी सफ़ेद थोथा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 है, विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या? जो बीच बीच में हो। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित है कौन? डी ब्लॉक। तो इस डी ब्लॉक एलिमेंट को ही बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट भी, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर होना चाहिए। ओके, 14 नंबर प्रश्न है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय। तो जो सल्फाइड ओर हैं कौन कौन से, जैसे ZnS हैं, PbS है, HgS है, इसमें देखिए सभी में सल्फाइड है, सल्फाइड है, सल्फाइड है। तो सल्फाइड कंटेनिंग अयस्क जितना है उसका सांद्रण यानी कंसंट्रेशन किया जाता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से, है ना, फेन उत्प्लवन विधि। किससे किया जाता है सर? फेन उत्प्लवन विधि, है ना, फेन उत्प्लवन विधि से, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रण किया जाता है वो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम ढूंढिए, सोडियम कौन सा ग्रुप का मेंबर होगा सर? ग्रुप 1 का। देखिए याद रखने लायक बात क्या है कि पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है उसमें ग्रुप यानी समूह होता है, हिंदी में बोलेंगे तो समूह होता है। समूह की संख्या कितना होता है? तो सर 18 होता है। और एक होता है सर पीरियड। क्या होता है? पीरियड जो जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? आवर्त। और आवर्त की संख्या 7 होता है। ठीक है, तो जब सोडियम की बात करेंगे तो पहला ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? तो सर हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है और रिबिडियम है और लास्ट में सीजियम है। तो ये सोडियम दिख रहा है, यही फर्स्ट में ही है, फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से हैं? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। ठीक है, और एक होता है रेडियम। ये देखिए ये सभी जो है वो सेकेंड ग्रुप का है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है सोडियम के बारे में। सोडियम ढूंढिए, Na इसका सिंबल होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11 यानी परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार होता है इसका 23। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। कौन सा ग्रुप का होगा? तो ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है सोडियम, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद देखिए 16 है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये एकदम 1 नंबर का जीके का प्रश्न हो गया, समझिए, मुंह में याद रखने वाला कि अल्मुनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में भूपर पट्टी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, वो कौन है? अल्मुनियम है। ठीक है ना, सिंबल होता है अल्मुनियम का Al, परमाणु संख्या होता है 13। ठीक है, परमाणु भार होता है 26। ये चीज़ भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेलेचाइट इज एन ओर ऑफ। तो मेलाकाइट बोलते हैं, जो मेलाकाइट या मेलेचाइट बोलते हैं, ये जो है कॉपर का अयस्क होता है। किसका? कॉपर का। CuCO3 जो है कार्बोनेट होता है, कॉपर का कार्बोनेट अयस्क होता है। कौन? मेलेचाइट। जो फार्मूला इसका होता है CuCO3 डॉट जो H2O मॉइस्चर होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ नमी होता है उसमें, है ना। तो जो मेलेकाइट है वो कॉपर का एक अयस्क होता है। ठीक है,
आयरन का अयस्क कौन है? तो सर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है ना, ये सभी आयरन के अयस्क हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मेलाकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क यानी ओर का हिंदी होता है अयस्क। ठीक है, अयस्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए समझिए रामबाण है। जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद यदि आप सभी प्रश्नों का उत्तर लेके आप पहुंच जाते हैं ना वहाँ तक, लेके मतलब याद करके, चोरी करने का बात हम नहीं कर रहे हैं ना, याद करके जाना है। 18 है फॉर्मूला ऑफ कॉपर फ्लोराइड। तो कॉपर फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए ये प्रश्न भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, कॉपर फ्लोराइड का फॉर्मूला। ऐसा भी पूछा जाता है कि एक ऐसा अयस्क जिसमें दो धातु उपस्थित हो। तो देखिए ना, कॉपर भी है और आयरन भी है। जो कॉपर फ्लोराइड है उसमें लोहा भी पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है, यानी कॉपर और आयरन दोनों पाया जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न जो है 21, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। तो सर अल्कीन, जैसे देखिए एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 तो अल्कीन का क्या होगा? CnH2n। और अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। देखिए यहाँ +2 अधिक था, यहाँ से यहाँ आने में 2 घटा दिए, ये जो प्लस था इसको डिलीट कर दिए, तो सिर्फ ये बचा, ये अल्कीन का हो गया। और इसमें से 2 और घटा दिए तो अल्काइन बन गया। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में -2 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ जाने में भी -2 का डिफरेंस है। एक फार्मूला को सिर्फ आप याद रख लीजिए, अल्केन का सभी लिखा जाएगा। क्या करना है कि CnH2n +2 ये अल्केन हो गया। इसको घटा देंगे, इसको यानी मिटा देंगे, तो जो बचा CnH2n ये हो गया अल्कीन का। अब इसी में अगर इसमें से हम -2 कर दे तो अल्काइन हो गया। -2 करते गए। चूँकि यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, हम फॉर्मूला इसीलिए लिख के बता दिए कि ऑप्शन में हम क्या बोले हैं कि सर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से इसको स्कैन करके बनाया गया है, तो ये फार्मूला को रीड नहीं कर पाया। जो डिवाइस है वो फार्मूला को रीड नहीं कर पाया। अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए में होना चाहिए था CnH2n, जो कि अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, और उसी को क्या कर दिया, ये डिकोड करके थोड़ा गड़बड़ फॉर्म में लिख दिया है ना, मिस टाइप कर दिया। तो हमको याद रखना है कि अल्कीन का CnH2n ऑप्शन में होता। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, 23 है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने से क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम फॉर्मेट को बनाइए ना, CaOCOH, अरे यहाँ पे H लिखना था, H है ना, और इधर भी OC⋯OH, ये है कैल्शियम फॉर्मेट है ना, जो कि फॉर्मल्डिहाइड से बना है। तो इसको यहाँ से काट दीजिए, ये ऐसे 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 यहाँ से अलग कर दीजिए। अब जो यहाँ से अलग करने के बाद इधर वाला जो पार्ट बचा उसको जोड़ के एक साथ लिखिए। क्या बचा? ये हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा तो HC⋯OH, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। और इधर वाला को अलग से जोड़िए, Ca यानी Ca बना, और C यहाँ एक कार्बन इधर आ गया है, और 3 1 2 3 कार्बन, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बना और ये फॉर्मल्डिहाइड बना। तो ऑप्शन में हमारा फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे मिल गया ना, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो ड्राई डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। इसी को हम फैला के लिखेंगे HC⋯O और H, ऐसे दोनों सेम बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। 24 है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। एकदम इसको तोता की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, NTP पे कोई भी गैस के 1 मोल का यदि वॉल्यूम पूछे तो 22.4
4 लीटर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, अवगाड्रो नंबर n इज इक्वल टू। तो यहाँ भी अवगाड्रो नंबर को पढ़ने में देखिए सेम इक्वेशन गड़बड़ गड़बड़ छाप दिया स्कैन करके। तो जो अवगाड्रो नंबर होता है ना उसको डिनोट करते हैं Na से और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है अवगाड्रो नंबर का वैल्यू, याद रखिएगा। 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ एटम रहेगा तो एटम्स होगा, या जिस चीज़ को गिनेंगे उतना होगा, है ना। आम वगैरह जो कहना है, इसके पीछे यूनिट कुछ भी हो सकता है लेकिन संख्या इतना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाड्रो नंबर इसको कहते हैं। ठीक है, जो कि अवगाड्रो के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका ऑप्शन जो बी है ना, इसका बोला गया है कि बी सही है, यानी सब में बी को एक ही जैसा ऑप्शन कर दिया, तो यहाँ होना चाहिए था बी में क्या 6.22 इंटू 10⁻23। समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी में यही ऑप्शन था, लेकिन हम जो है इस क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म से जब इसमें कन्वर्ट कर रहे थे तो डिवाइस क्या है मिसरीड कर दिया, इस वजह से सभी ऑप्शन को एक जैसा छाप दिया, है ना। 26 नंबर प्रश्न में भी देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन हम समझा देते हैं। नंबर ऑफ, यहाँ पे पूछना था पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड इन इथाइन। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है HC≡CH। इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना कितना है गिन के निकाल दीजिए। तो गिनिए सर, ये जो अकेला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, अकेला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है। जब 3 बॉन्ड हो तो 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई होता है। तो पाई बॉन्ड कितना, एक यहाँ और एक यहाँ, पाई बॉन्ड की संख्या 2, और सिग्मा कितना सर, एक यहाँ और एक यहाँ, 3, सिग्मा 3। क्लियर है। इथाइन का फॉर्मूला HC≡CH होता है। इसमें पाई बॉन्ड कितना हुआ सर, 2, कौन कौन, एक ऊपर एक नीचे, बाकी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सभी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड पूछा गया था, उत्तर हमारा कितना होगा 2, तो यहाँ पे 2 वाला आंसर सही होगा। किसमें, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है सर, तो 2 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 27 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डेवोराइनर दिया था, या मेंडलीफ दिया था, या मेंडल दिया था, या कोई नहीं दिया था। तो कोई नहीं दिया था। इस ऑप्शन में यहाँ जो उपस्थित है ना, ये सभी कोई भी आधुनिक आवर्त सारणी इन लोग के द्वारा दिया ही नहीं गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो दिया गया था मोसले के द्वारा। किसके द्वारा, मोसले, अगर हिंदी में रहेगा तो मोसले, या तो इसी को मोजले भी लिखता है ना, मोसले, या इंग्लिश में रहेगा तो मोसले के द्वारा दिया गया था। कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कौन दिया था सर, तो मोसले दिया था। कौन, मोसले ही बच्चों एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या का खोज किया था। याद रखिएगा, परमाणु संख्या का खोज मोसले ही किया था, शायद 1930 में किया होगा, आई थिंक 1913 के आसपास मोसले ही एटॉमिक नंबर का खोज किया था। और जब एटॉमिक यानी परमाणु संख्या का खोज हो गया था तो परमाणु क्रमांक के अनुसार हम एलिमेंट को सजाते थे, हाइड्रोजन 1 में, हीलियम 2 में, लिथियम 3 में, बेरिलियम 4 में, बोरॉन 5 में, कार्बन 6 में, इस तरीके से। समझें, किसके अनुसार, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या का खोज कौन किया था सर, तो परमाणु संख्या का खोज किया था सर मोसले। और यही मोसले को माना जाता है सर क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक। इसको सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है मोसले। तो यहाँ तो चूंकि मोसले है ही नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज को हम यहाँ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। देखिए अल्कलाइन अर्थ यदि बोले तो ग्रुप 2 वाला को याद रखिए, ग्रुप 2 वाला सभी एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ बोलते हैं, और अल्कलाइन सिर्फ बोले तो 1 वाला को बोलते हैं। तो ग्रुप 2 का एलिमेंट यहाँ कोई है, कार्बन नहीं है सर, 6 का है, सोडियम 1 का है सर, जिंक नहीं है सर, आयरन नहीं है सर। तो यहाँ क्या हो गया कि ऑप्शन गलत हो गया सभी।
ऑप्शन सोडियम को सही माना है, बी आपको दिख रहा होगा कि सही है, लेकिन यहाँ पे अर्थ को मिटा देंगे ना जब, और सिर्फ पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन एलिमेंट, तब सोडियम सही हो जाएगा। गौर से थोड़ा सा सुनिए। जो सर लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रिबिडियम है और सीजियम है, ये सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए, और ग्रुप 1 वाला एलिमेंट को बोला जाता है अल्कलाइन मेटल। क्या बोला जाता है सर? अल्कलाइन मेटल। अल्कली या अल्कलाइन मेटल बोला जाता है मेटल। किसको? यानी कि बोला जाता है क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। किसको सर? तो ग्रुप 1 वाला को। वहीं यदि ग्रुप 2 वाला रहता तो बोला जाता है क्षारीय भूमिज धातु। किसको किसको? बेरिलियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को और बेरियम को। ये सभी ग्रुप 2 वाला है। कौन वाला है? ग्रुप 2 वाला है। और ये सबको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ, यानी कि क्षारीय भूमिज धातु। क्षारीय भूमिज धातु है ना, याद रखिएगा। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। किसको? ग्रुप 2 वाला को। तो चूंकि समझिए प्रश्न को, बोला गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ लिख दिया प्रश्न में गड़बड़ करके, जो कि यहाँ अर्थ नहीं होता, तब सही उत्तर सोडियम हो जाता। सिर्फ अल्कलाइन पूछेगा तो सोडियम, और अल्कलाइन अर्थ बोलेगा तो ग्रुप 2 वाला कोई एलिमेंट सही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना ही था, 28 तक था। बाकी सारा इधर जो है वो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सो प्रश्नों का हल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जो प्रश्न थोड़ा सा मिस टाइप हुए हैं, समझिए मिस टाइप हुए थे, वो उनको हम आपको बता ही दिए कि सही क्या होना चाहिए था। उस चीज़ को यदि आप बारीकी से देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इन वीडियोज़ को 1 बार 2 बार कई बार देखिए। जिन प्रश्नों में डॉट होता है उसको बैक कर करके 1-2 बार देखिए, तो मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा और उसका उत्तर आपके दिमाग में रहेगा। बशर्ते ये है कि क्या है कि कुछ चीज़ें जो है वो हैबिचुअल एक्शन से ही याद होता है। तो हैबिचुअल एक्शन कैसे डेवलप होता है? रिपीट एंड रिपीट, है ना। डू मोर टाइम्स, एक से अधिक बार यदि किसी काम को करेंगे, एक से अधिक बार यदि किसी एक्शन को करेंगे, तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैबिट में। जैसे आप बाइक चलाते हैं, कोई अचानक आ जाए तो हैबिट होता है कि हम ब्रेक मारते हैं। आदमी को नहीं मारते हैं, ब्रेक मारते हैं, ब्रेक, है ना। क्यों? क्योंकि इतना बार हम उस काम को कर लिए हैं कि हैबिट हो गया है कि आदमी को नहीं, ब्रेक को मारना है ना। तो कई बार यदि आप वीडियो को देखिएगा तो हैबिट हो जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए आप, क्योंकि आपका सपोर्ट का थोड़ा ज़रूरत है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से हम दोनों आगे बढ़ेंगे और आपके भविष्य के लिए हम अच्छी कामना करते रहेंगे। बशर्ते यदि आप 12th पास कर जाते हैं, उसके बाद यदि आपको कैरियर से संबंधित, अपने फ्यूचर से संबंधित किसी प्रकार का सलाह लेना है, तो आप स्कूल में किसी भी टाइम आके हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सभी चीज़ में आपको क्लियर है सो गाइड किया जाएगा। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, भिड़े रहिए। छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और महिलाओं को इज्जत दीजिए, ताकि सभी महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।